नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उस जहरीले जाकिर नायक से मिलवाएंगे जो पाकिस्तान में भरे मंच पर एक लड़की से हार गया। एक सवाल जिसे सुनकर जाकिर नायक तमतमा गया। आज उस पश्तून पलोशा से भी मिलेगा जिसने मजहब के नाम पर नफरती ज्ञान देने वाले उपदेशक को आईना दिखाया। फिर आपको मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के भारत प्रेम का सच बताएंगे। आखिर मालदीव के वो कौन से काम हैं जो भारत के बिना नहीं चल सकते। वैसे आज पीएम मोदी और मुइज़्ज़ू की मुलाकात भी हुई है। हमने एक कूटनीति वाली कुंजी इस पर भी तैयार की है। फिर उस हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात जहां सत्ता के फैसले से पहले आज रत जगा है। नेताओं की धड़कन थोड़ी तेज है और सबके मन में एक सवाल है, कल क्या होगा। हमने भी अपने न्यूज मित्रों के लिए इस पर कल सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज की तैयारी की है। एक बड़ी खबर नक्सलवाद पर, जिसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने महामंथन किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नक्सलवाद के खात्मे पर एक बैठक की है। गृह मंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से देश को मुक्ति मिल जाएगी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल मिली। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हालांकि सीएम आतिशी ने दावा किया कि विकास के काम नहीं रुकने देंगे। और आपके लिए एक राहत की खबर, त्योहारी सीजन में टमाटर के बढ़ते दामों पर सरकार एक्शन में आ गई है। अब उपभोक्ता मंत्रालय ने टमाटर को सस्ते रेट पर बेचने की तैयारी की है। पहले दिल्ली एनसीआर में सरकारी केंद्रों पर टमाटर 65 रुपए प्रति किलो मिलेगा। फिर देश में भी सस्ते टमाटर बेचे जाएंगे। सत्ता में अब बात करते हैं भारत के करीबी पड़ोसी और नए घनिष्ठ मित्र की, जो चीन के परम शिष्य के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं मालदीव की, जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 4 दिनों के दौरे पर भारत आए हुए हैं। ये अपने देश की सत्ता में आए तो थे भारत विरोधी एजेंडा चलाकर, इंडिया आउट का नारा देकर, लेकिन आज की तारीख में न सिर्फ इनके तेवर नरम पड़ गए हैं, बल्कि इनकी जुबान पर भारत का ही नाम है। ये सारी गलतफहमियां दूर करके भारत से दोस्ती बढ़ाने और समझौते करने को आतुर हैं। आज दोपहर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का भारत में एक मेहमान की तरह आधिकारिक स्वागत हुआ। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान मुइज़्ज़ू की अगवानी की। तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पीएम मोदी और मुइज़्ज़ू एक साथ बैठे हैं। दोनों नेता हाथ मिला रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक बढ़त के वो सबूत हैं जिनको देखकर आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि ये वही मुइज़्ज़ू हैं जिनको जिनपिंग ने भारत के खिलाफ तैयार किया था, जो जिनपिंग के इशारे पर भारत विरोधी तेवर दिखा रहे थे। लेकिन इसके बाद भारत ने चीन पर ऐसी कूटनीतिक स्ट्राइक की कि भारत का विरोध करने और तेवर दिखाने वाले अब भारत के दौरे पर हैं और दिल्ली से अपने पूर्व गुरु चीन को संदेश भी दे रहे हैं। मुइज़्ज़ू ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो सब कुछ कह दिया जो कहना था। वो सब कुछ कर दिया जो कूटनीतिक रूप से भारत को बढ़त देता है। मुइज़्ज़ू ने कहा कि वो मालदीव फर्स्ट नीति पर चलेंगे। चीन के लिए इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अब मालदीव पहले की तरह चीन के इशारे पर नहीं नाचेगा। मुइज़्ज़ू ने यह भी कहा है कि संबंधों में भारत को प्राथमिकता देते रहेंगे। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि मालदीव में चीन की एंटी इंडिया पॉलिसी अब एक्सपायर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। इसके भी कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि मालदीव अब सुरक्षा की दृष्टि से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि चीन के मदद जाल में फंसकर वो आंख मूंदकर जिनपिंग के पक्ष में निर्णय लेता रहेगा। एक और बात जो मुइज़्ज़ू ने कही है वो ये कि भारत के साथ मालदीव के मजबूत और रणनीतिक संबंध हैं, यानी मालदीव अब मदद के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं है। कूटनीति में युद्ध की तरह बम, मिसाइल, टैंक नहीं चलते हैं, लेकिन जीत जरूर होती है और ये जीत कई मायने में अहम होती है। भारत और मालदीव के बेहतर हो रहे संबंधों को आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। आज भारत की धरती पर कदम रखने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति भी रणनीतिक संदेश दे रहे हैं और आज द्विपक्षीय मुलाकात और समझौतों के बाद पीएम मोदी ने भी संकेत दिए हैं।
दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत को पूरा किया है। प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराया है। कोविड के समय वैक्सीन से मदद की है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब आपसी सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। भारत ने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। मालदीव में पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। इसके अलावा 6 और आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी। मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे मालदीव वाले संबंधों का जिक्र करते हुए चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। India is a key partner in the socio-economic and infrastructure development of the Maldives and has stood by the Maldives during our times of need. I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance and cooperation extended to the Maldives over the years. आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मालदीव के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हम अपना हर संभव सहयोग देते रहेंगे। मालदीव्स को समझना चाहिए कि भारत नज़दीक है, चाइना बहुत दूर है। फ्रेंड नज़दीक होना चाहिए। अगर दूर किसी फ्रेंड होगा क्या फ़ायदा है। दूसरी बात है कि चाइना का फ्रेंडशिप रिलायबल भी नहीं है। और नजरिया 9 क्या है जान लीजिए। भारत और मालदीव की दोस्ती की ये नई तस्वीर नया नजरिया पेश करती है। मालदीव की सत्ता में जो परिवर्तन आया था उसके बाद कई भारत विरोधी सिग्नल देखने को मिले थे, लेकिन चीन अपनी मौका परस्ती से बाज नहीं आता, इसीलिए कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मालदीव के साथ भी यही हुआ है। भारत ने ऐसा कूटनीतिक मैनेजमेंट किया था कि अब मालदीव भी चीन से उचित दूरी बनाकर भारत के प्रति झुकाव दिखा रहा है। ये संतुलन भारत के एंगल से शुभ है। आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों का इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा है।
अब से करीब 13 घंटे के बाद दोनों जगहों के रुझानों के आने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विवादों का नया चैप्टर खुल गया है, जिसकी वजह है जम्मू कश्मीर में नामित होने वाले 5 विधायक। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 46 होता है, लेकिन 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। उपराज्यपाल 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे, जिससे विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 48 तक पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगा रहे हैं, यानी किसी भी दल को बहुमत मिलने का अनुमान कम है। ऐसे में माना जा रहा है कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत विधायकों की भूमिका अहम हो जाएगी। वो जिस पक्ष के साथ जाएंगे उस पक्ष को 5 विधायकों की बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि नामित विधायकों को वही सारे अधिकार मिलेंगे जो चुने हुए विधायकों को मिलते हैं। चुने हुए विधायकों की तरह नामित विधायक भी विधानसभा में वोट कर पाएंगे। नामित विधायकों के वोटों से सदन में बहुमत का आंकड़ा बढ़ेगा और घटेगा भी। इसीलिए नतीजों से पहले ही इस पर विवाद की टिक टिक बजने लगी है। इंडिया गठबंधन समेत विपक्ष के करीब सभी दल विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि उपराज्यपाल के पास जो अधिकार हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें गलत क्या है? इंडिया गठबंधन भी विधायकों को नामित करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि पहले सरकार बने, फिर सरकार की सलाह पर विधायक मनोनीत हो। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती एलजी द्वारा नामित होने वाले विधायकों की खबर से ही काफी गुस्से में है। वो लिख रही हैं कि एलजी द्वारा नामित सभी 5 विधायक भाजपा के सदस्य हैं या पार्टी से जुड़े हैं। ये नतीजों से पहले की गई धांधली और शर्मनाक हेराफेरी होगी। बेहतर होता कि सभी 90 सदस्यों को नामित कर दिया जाता। चुनाव क्यों करवाए गए? 1987 की चोरी हुए चुनाव ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, फिर भी कोई सबक नहीं सीखा गया। वैसे जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस वक्त में भी विधायकों को नामित किया जाता था। पहले 2 विधायकों को नामित किया जाता था, अब 5 विधायकों को नामित किया जाएगा। इसमें 1 सीट महिला के लिए आरक्षित होगी, 1 पीओके से आए शरणार्थी होगा, 2 विस्थापित कश्मीरी पंडित होंगे और 1 कोई भी नागरिक हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनने से पहले इस तरह विधायकों की नियुक्ति गलत है। लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर यह हमला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उपराज्यपाल बिना सरकार के गठन और सहमति के विधायकों को मनोनीत कर रहे हों। 2018 में पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने 3 विधायकों को मनोनीत किया था। उपराज्यपाल ने बिना सरकार की सहमति के इन्हें मनोनीत किया था, जिसे पहले मद्रास हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तभी कहा था कि विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सरकार से परामर्श जरूरी नहीं है। ये केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों के अधीन आता है। वैसे एक्सपर्ट इस मामले में अलग अलग विचार रखते हैं। राजनीतिक दलों के बयान और विशेषज्ञों के विचार पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है। इसे आप देखिए और समझिए इस पूरे मामले को। अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जब डिस्कस किया, पास किया, तो उसमें उसका प्रावधान है और जो भी निर्णय होगा वो कानून के मुताबिक होगा और जो कानून में विधित है, जो देश के पार्लियामेंट ने पास किया है, उसी के अनुसार तो होगा। डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेसी में लोगों की चुनी हुई सरकार, उसको आप छोड़ के एक साइड पे और एक नॉमिनेटेड जो बंदा है वो उनको नॉमिनेट करेगा, तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है। तो ये मैं समझता हूँ ये गलत बात होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक बात है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है, तो ना हमारा कोई प्रेरोगेटिव है, ना अभी हम सरकार में हैं। कल आंकड़े जो आएंगे उसके बाद सब चीजें ठीक होंगी, पता चलेंगी। हमें विश्वास है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगा। नॉमिनेशन में कोई बार नहीं, जो स्पेसिफिक जो कानून बन चुका है उसमें लेजिस्लेशन की डिस्क्रिप्शन है, मेल लफ्ज है, तो वो कर सकते हैं, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम। 8 को जब रिजल्ट हो जाता है आपके सामने आ जाता है, डाटा आ जाता, फिगर आ जाती है कि कितने लोग नॉमिनेट करने, तो नेचुरली ये लोग एडिशन होंगे।
जो 5 लोग हैं तो 95 की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगी। वकील साहिबान हैं, उनसे जो मैंने कंसल्ट किया, जो मुझे राय अमा मिला है वो यही है कि ऑनरेबल एलजी जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं एज सून एज द रिजल्ट इज आउट। आफ्टर रिजल्ट 1 घंटे बाद भी वो अनाउंस कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, अमेंडमेंट एक्ट भी कहता है, एंड ही हैज ऑल पावर्स टू नॉमिनेट। वैसे जम्मू कश्मीर में मनोनीत विधायकों का मुद्दा तो है ही, सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिला तो क्या पीडीपी उनके साथ जाएगी। इस पर इशारों में ही बात शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया और कहा कि उन्हें बहुमत मिल जाएगा, फिर भी वो पीडीपी से समर्थन लेंगे क्योंकि हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इल्तिजा मुफ्ती ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, नतीजों के बाद हम सेक्युलर फ्रंट को समर्थन देने का फैसला करेंगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त हैं। यानी नतीजों से पहले ही फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में दोस्ती बढ़ने लगी है और अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो संभव है कि इंडिया गठबंधन के वो दल जो अलग अलग लड़े थे साथ आएं और सरकार भी बनाएं। We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections, and I'm sure Congress will have no objections. भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 12 से 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने की संभावना है। 15 आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स भी होंगे और मुझे विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब करीब अपने विधायक जीत के आएगी और कुछ बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे तो बीजेपी की सरकार। लगातार जो है विजय रथ चल रहा है और आज अगर आप देखें तो शुरू करें तो जम्मू कश्मीर से शुरू करें। जम्मू कश्मीर में भी पूरी संभावना है इंडिया गठबंधन की। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिलके यूनियन सरकार से कह दें कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीजों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। भारत का संविधान अब जम्मू कश्मीर में पूर्णतः लागू है और निश्चित रूप से मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां बनने वाली। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सब कुछ नतीजों पर निर्भर है, क्योंकि अगर बहुमत आ गया तो सरकार के गठन में सब कुछ सीधा और सपाट रहेगा, नहीं तो जोड़ तोड़ वाले फॉर्मूले को रोकना मुश्किल है। हालांकि जम्मू कश्मीर में से इतर हरियाणा में करीब करीब सभी एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को बहुमत दिया है, जिससे वहां जोड़ तोड़ वाली चर्चा नहीं बल्कि कांग्रेस का सीएम कौन होगा इस पर बात हो रही है। आज ही कुमारी सैलजा ने कहा है कि सीएम पद पर फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने युवाओं को मौका देने वाले सवाल पर कहा कि न रिटायर्ड न टायर्ड। न्यूज मित्रों को ऑनलाइन गेम वाले नशे से सावधान करने जा रहे हैं, जिसमें न सिर्फ बच्चों का बचपन तेजी से गुम हो रहा है बल्कि ये नशा अब उन्हें शातिर भी बना रहा है। आज ऑनलाइन गेमिंग के खतरे की बात करने के पीछे वजह है यूपी के कुशीनगर से आई एक खबर, जहां 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 भाइयों ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में अपने पिता की पूरी जमा पूंजी गंवा दी, उनका अकाउंट खाली कर दिया। और जब पिता को इसका पता चला तो इन भाइयों ने जो कहानी बनाई वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये दर्द भरी बात बीती है चंद्रशेखर सिंह नाम के शख्स की, जिनके 2 बेटे ऑनलाइन गेम में अपनी मां और पिता के बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए हार गए। जब पिता को ये जानकारी मिली तो उन्होंने अपने बेटों से सवाल किया, तो दोनों भाइयों ने अपने पिता को ये बताया कि आपके साथ साइबर ठगी हो गई है। यानी ये दोनों भाई पहले तो खुद पैसे हार गए और फिर बचने के लिए पिता के साथ साइबर ठगी की कहानी बना दी। जब चंद्रशेखर सिंह ने अपने वकील से संपर्क किया तब जाकर इस खबर का सच सामने आया। पहले इस घटना पर एक रील देखिए, फिर देश के हर युवा के लिए खतरे की घंटी बजाएंगे जो ऑनलाइन गेमिंग के जाल में उलझे हुए हैं। हमको तो अकाउंट में उतना जानकारी नहीं रहता था। कल जब पैसा निकालने गए तो मालूम हुआ, तो हम भागे आए और वकील साहब के पास गए
वकील साहब अपना कार्रवाई वगैरह, अभी वकील साहब आए, चेक किए जब कंप्यूटर, तो हमारे बच्चे लोग ही गेम खेल के वो पैसा ख़त्म कर दिए। 3.5 लाख हमारे अकाउंट में था और 1.5 लाख रुपया वाइफ के अकाउंट में था। ये लोग अब ट्रांजैक्शन में दिखा रहा है ये लोग जीत के बढ़ाए भी थे, लेकिन मतलब टोटल 5 लाख रुपया हमारा गया है, तो डूब गया। वो गेम खेल के वो लोग हार गए। ऑनलाइन गेमिंग का ये जाल सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला है, और इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। कुछ ऐसे ऑनलाइन गेम हैं जिनमें अगली स्टेज में जाने के लिए और खेल को आसान करने के लिए लूट बॉक्स वाले ऑफर आते हैं, और इस लूट बॉक्स को खरीदने के लिए वर्ष 2018 में पूरी दुनिया में 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक ये रकम 4.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। वैसे एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि भारत में ऑनलाइन गेम वाला ये क्रेज सबसे ज्यादा यूपी वालों के सिर ही चढ़ा है। इंडिया मोबाइल गेमिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे पहले ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जबकि तीसरे नंबर पर राजस्थान और फिर चौथे नंबर पर बिहार का नाम है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का नशा किस तरह बढ़ रहा है, इसे ऐसे समझिए कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमर्स पहले 24 घंटे में कम से कम 151 मिनट गेम खेलते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में ये 218 मिनट हो चुका है। यानी एक गेमर पूरे 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे का वक्त ऑनलाइन गेम खेलते हुए बिता रहा है। इसीलिए गेमिंग का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2023 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 22,000 करोड़ रुपए की थी, और भारत में आज के वक्त में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 45 करोड़ से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2,40,00,000 यूजर ऐसे हैं जो गेमिंग मार्केट के पेमेंट लिंक से जुड़े हैं, यानी जो किसी लिंक के जरिए गेम खेलने के लिए एक तय रकम अदा करते हैं। भारत में ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम से कंपनियों की कमाई वर्ष 2022 में 100 अरब रुपए के पार जा चुकी है, जिसमें 2021 की तुलना में 39% का इजाफा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का युवा किस तरह अपने जीवन का एक प्रोडक्टिव दौर ऑनलाइन गेम में खर्च कर रहा है, और इससे गेमिंग कंपनियों की जेब भर रही है। अब बात करते हैं इजरायल और हमास के बीच युद्ध वाली चिंगारियों की, जिनका आज 1 वर्ष पूरा हो गया। आज 7 अक्टूबर है, वो तारीख जब पिछले वर्ष हमास ने इजरायल के आयरन डोम वाले कवच को भेदते हुए अटैक किया था। उस वक्त से आज के दिन तक दोनों के बीच युद्ध जारी है, यहाँ तक कि युद्ध का विस्तार हो चुका है। अब इस जंग में हिजबुल्लाह और ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। युद्ध का 1 वर्ष पूरा होने पर इजरायल में क्या हो रहा है, हमास क्या कर रहा है, नेतन्याहू के मन में अब इस हमले को लेकर क्या चल रहा है, आपको 120 सेकंड की न्यूज रील के जरिए आइए दिखाते हैं। הזה, במקום הזה ובמקומות רבים בארצנו אנחנו זוכרים את נופלינו, את חטופינו שאנו מחויבים להחזירם, את גיבורינו שנפלו. هذا الطوفان أعاد الكيان الصهيوني إلى نقطة الصفر، وهو يعبر عن ذلك أنه يعيش حرب وجود، حرب وجودية هزت ثقته. This is a scar on humanity. This is a scar on the face of the earth. We have to do whatever we can in all ways and means possible to bring back our hostages while there is in the tunnels and dungeons of Gaza. They need to be home. All the hostages done, all the other 100 hostages need to be home now. And it's the responsibility of our government for Bibi Netanyahu. We're coming up on the 1-year mark, and yeah, just same as a year ago, feeling just very heavy, very أفضل يعني وتتحسن أوضاع غزة ويفتح المعابر ويخش الدواء ويخش المستلزم. والباقي عندكم. إذا خلقت شادر متجايين نصلح حالنا فيه. ندفي الدواء نشربه واحنا، أنا مريض مزمن فيش دواء.